नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में किसान सूर्योदय योजना सहित 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 3 महीने निर्णायक। सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा तय की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक विश्व आतंकरोधी निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। वे राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति के लिए गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। विस्तार परियोजना पूरा होने के बाद यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक होगा। शुरुआत में गिरनार रोपवे में 8 लोगों को ले जाने की क्षमता वाले 25 से 30 कैबिन होंगे। इस रोपवे में 2.3 किलोमीटर की दूरी केवल 7.5 मिनट में की जा सकेगी। पर्यटक इस रोपवे पर यात्रा करते समय गिरनार पर्वत के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन भी कर सकेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। इस वर्ष 45 प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये वार्षिक आयोजन बौद्धिक विचार विमर्श के साथ कार्यकारी निर्णय की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक बैठकों में माना जाता है। भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरने से भी इस आयोजन का महत्व बढ़ा है। भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए वर्ष 2030 तक तेल और गैस क्षेत्र में 300 अरब डॉलर से भी अधिक के निवेश की जरूरत है। इस आयोजन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरावीक से आयोजित भारत ऊर्जा फोरम का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि आगामी त्योहारों और सर्दियों में हम पर्याप्त एहतियाती उपाय करेंगे और कोविड नियमों का समुचित पालन करेंगे तो इस महामारी से निपटने में हमारी स्थिति बेहतर होगी। अगर अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में और जहां तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी जो छोटी छोटी बातें इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। देश ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या
6,95,509 है, जो कुल मामलों का 9% से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले-जुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर लगभग 1.5% रह गई है। देश ने 10 करोड़ कोरोना परीक्षणों का भी रिकॉर्ड बनाया है। कोविड से प्रतिदिन स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में 81% योगदान 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि देश में रोजाना लगभग 74,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना उपचार के बाद हाल में अस्पताल से छुट्टी मिले लोगों की आधी संख्या 3 राज्यों से है। इन राज्यों में देश के 48% से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में कल कोविड संक्रमण के 1,112 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 89.31% हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कल पिछले 6 महीने के सबसे कम मृत्यु रिकॉर्ड किए गए। राज्य में अब तक कुल 3,676 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,65,233 हो गई है। दूसरी ओर 1,47,512 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,264 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 56,38,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। कल संक्रमण के सबसे अधिक 231 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 182 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में 13,985 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 69 मरीज वेंटिलेटर पर है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर नियंत्रण करने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर शीघ्र ही स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान वर्ष के अंत तक प्रत्येक सप्ताह चलाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लई ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति सप्ताह बुधवार और बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाएं। रेणु जी पिल्लई ने बताया, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी आईईसी कैंपेन हम चलाने वाले हैं, जिसमें हम कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर संबंधी जो 3 सूत्र है, मास्क का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किए हैं कि सभी कार्यालय, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, जिला स्तर का हो या फील्ड का हो, सभी कार्यालयों में इन तीनों का प्रभावी फॉलोअप हो। चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई आगंतुक हो, कोई भी बिना मास्क के किसी भी कार्यालय में न आए। तमिलनाडु में कोविड का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 33,000 से नीचे आ गई है। कल संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या में भी कमी आई और ये 3,057 रही। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में कोविड के नए संक्रमण और कुल रोगियों की संख्या में कमी आना अब एक नियमित बात हो गई है। संक्रमण के महत्वपूर्ण मानकों में कमी आने से सरकार को यह विश्वास हो गया है कि अब राज्य में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा है कि चेन्नई में उपनगरीय रेलगाड़ियां जल्दी शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बारे में दक्षिण रेलवे द्वारा लंबी दूरी की रेल सेवाएं शुरू करने, नगर में मेट्रो रेल चलाने और पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बहाल किए जाने का उल्लेख किया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में कल 5,356 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 60,93,907 हो गई है। अब तक 6,93,584 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 51 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,821 हो गई। राज्य में अब तक 7,16,854 कोविड जांच हो चुकी है। ओडिशा में कल 2,377 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,59,418 हो गई। कल 1,793 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 2,77,887 हो गई है। कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का लगातार समर्थन मिल रहा है। फिल्मी हस्तियों से लेकर खिलाड़ियों तक इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला मेघा परमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। साथ ही 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के भी ऊंचे पर्वतों को मैंने फतह किया है और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी महामारी फैली हुई है कोरोना, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें। हमेशा घर में अंदर आने के बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में किसान सूर्योदय योजना सहित 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 3 महीने निर्णायक। सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा तय की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक विश्व आतंकरोधी निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और IPL क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला DD नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर DD भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक DD नेशनल पर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 3 अरब 61 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 3 अरब 53 करोड़ 90 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ
512 अरब 32 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गई। इस सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार में 8 करोड़ 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 36 अरब 68 करोड़ 50 डॉलर मूल्य का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश का विशेष आहरण अधिकार 1 अरब 48 करोड़ डॉलर के स्तर पर बना रहा, जबकि कोष के साथ आरक्षित भंडार में 1 करोड़ 10 लाख डॉलर की गिरावट आई और ये 4 अरब 73 करोड़ 40 लाख डॉलर पर आ गया। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त के रूप में देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए उधार लेकर स्थानांतरित किए हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने यह पैसा 5.19% के ब्याज पर उधार लिया है। इसे राज्यों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाएगा। ये उधार 3 से 5 साल में चुकता करना होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के दौरान जीएसटी वसूली में गिरावट की भरपाई करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। सरकार ने कहा है कि उसने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। तो ये जो स्टॉक लिमिट्स लगाए गए हैं, इसका मैसेज ये है कि नो वन इज टू होल्ड द अनियंस एंड मैनिपुलेट द प्राइसेस, जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़े। दैट इज द वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट। सचिव ने कहा कि थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों को 2 मीट्रिक टन का भंडार रखने की इजाजत होगी। मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार में प्याज की बिक्री की जा रही है और कीमत कम करने के लिए इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। खरीफ के मौसम में 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्याज उगाने वाले जिलों में हाल की वर्षा से खरीफ की फसल के खराब होने की आशंकाओं के कारण प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। तेलंगाना सरकार ने कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली संस्था मार्कफेड के माध्यम से किसानों से मक्का खरीदने का निर्णय लिया है। इसका समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1,850 रुपये तय किया गया है। मक्के की खरीदारी धान की सरकारी खरीद के लिए गांव में बने केंद्रों पर की जाएगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश में मक्के की मांग कम है, इसलिए किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने मक्का खरीदने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने के शुरू में राज्य में अधिक वर्षा से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मुआवजे की रकम दीपावली से पहले प्रभावित परिवारों को मिल जाए। श्री ठाकरे ने कहा कि ये किसी प्रकार का पैकेज नहीं बल्कि सहायता निधि है, जो न केवल किसानों का मुआवजा देने के लिए उपयुक्त होगी बल्कि घरों की मरम्मत करने, बिजली बहाल करने तथा पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए भी काम आएगी। श्री ठाकरे ने घोषणा की कि किसानों को वर्षा आधारित फसल के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये प्राप्त होंगे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने राज्य के युवाओं को धम्मचक्र परिवर्तन उपहार के रूप में एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुंबई में बिजली क्षेत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद डॉ राउत ने महाराष्ट्र ट्रांसको कंपनी से कई वर्षों से रिक्त पड़े 8,500 से अधिक पदों को भरने को कहा। एक रिपोर्ट। महापारेषण कंपनी में कई सालों तक रिक्त पदों पर भर्ती न होने के कारण इस कंपनी के कर्मियों पर काम का ज्यादा बोझ उत्पन्न हुआ था। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इसी को ध्यान में रखते हुए इन रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इस भर्ती में करीब 6,750 पद आईटीआई डिप्लोमा धारकों के होने के कारण इस भर्ती से आईटीआई डिप्लोमा धारक छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए 1,762 पद होने के कारण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। नितिन राउत ने महापारेषण में काम करने वाले कर्मियों को भी हाल की स्थिति के अनुसार समय समय पर उचित प्रशिक्षण मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस भर्ती से रोजगार की प्रतीक्षा करने वाले युवकों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ साथ महापारेषण के कर्मियों का अतिरिक्त बोझ भी कम होगा और कई सालों से उनकी पदोन्नति की प्रतीक्षा भी खत्म होगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार भी हाईटेक हो गया है। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टी फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। चुनावी रैलियों का प्रसारण फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर पर हो रहा है। सोशल मीडिया का लिंक भी भेजा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग राजनेताओं का भाषण देख और सुन सकें। फोन से भी रिकॉर्डेड संदेश भेजे जा रहे हैं। भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 25,000 से 1 लाख लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है। जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव प्रचार से पहले ही 28 लाख से अधिक लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रखा है। राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए वार रूम बनाया है, जहां यह निगरानी की जाती है कि किस दल से प्रचार के कितने पोस्ट जारी हो रहे हैं। विभिन्न दलों के नेता दिन भर की गतिविधियों को सोशल साइट पर डालते हैं। कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया हैंडलर को हायर किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से कृष्ण कुमार लाल। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पिछले शासनकाल की आलोचना की। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। ये सिर्फ सत्ता सुख के हैं। आपकी जनता की सेवा से, आपकी जरूरतों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं। बिहार सरकार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद 2 जिला आबकारी अधीक्षकों को निलंबित कर दिया है और 4 जिला आबकारी अधीक्षकों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की चुनावी तैयारियों की 23 अक्टूबर को हुई समीक्षा के दौरान आयोग ने पाया कि आबकारी गतिविधियों पर नियंत्रण सहित व्यय निगरानी के संबंध में कुछ जिलों का प्रदर्शन खराब रहा है। भारत ने 35 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसी के साथ भारत और ILO के बीच 100 वर्षों के सार्थक संबंध का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा जून 2021 की अवधि के लिए इस परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये शीर्ष कार्यकारी परिषद है जो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यसूची और बजट के बारे में निर्णय लेती है और इसके महानिदेशक का चुनाव करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के फिलहाल 187 सदस्य हैं। केंद्र सरकार हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यायवास के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2020 पर एक वर्चुअल बैठक में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि सरकार प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के माध्यम से हिम तेंदुए और उनके पर्यायवास को संरक्षित कर रही है। ये परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक हिम तेंदुआ और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में 2013 से ही शामिल है। नवरात्रि अनुष्ठान में आज शक्ति रूपा देवी के महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर देश भर में श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। कोविड संबंधी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने लोगों से मातृशक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेने का अनुरोध किया। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। वर्ष 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू किया गया था। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र और चार्टर स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर रेनाता देसालियन ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
We have the UN Security Council with its 5 permanent veto-yielding members, which basically represent the global power structure after World War II, and yet they have a legally binding mandate. And so this is quite a big challenge. I mean, we have a central body with teeth that no longer represents the geopolitical realities of today. And as you know very well, India is very vocal on this, and rightly so. India certainly deserves, to have a permanent seat on the Security Council. इस साक्षात्कार का अंश FM गोल्ड पर परिक्रमा कार्यक्रम में और अन्य मीटरों पर शाम 4:30 बजे से सुना जा सकता है। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान आतंकवाद के लिए वित्त पोषण रोकने की 27 अनिवार्य शर्तों में से 6 को पूरा करने में नाकाम रहा है। कार्यबल के अध्यक्ष मार्क प्लेयर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान से अगले वर्ष फरवरी तक आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने की रोकथाम की कार्य योजना पूरी करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 114 रन बनाए। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, दूसरा मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भारी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, हालांकि शाम तक बादल छा सकते हैं। तापमान 4 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। समाचार कक्ष से भवतारिणी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों का आगाज आज सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पीएम ने कहा अनुच्छेद 370 और कृषि कानूनों पर पीछे नहीं हटेंगे। दैनिक जागरण लिखता है अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करा पाएगा विपक्ष। हिन्दुस्तान आफत शीर्षक से लिखता है प्रदूषण मौसम के सबसे खतरनाक स्तर पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदूषण से खतरनाक हुए हालात, सुबह सांस लेना हुआ मुश्किल। अरब सागर में नौसेना ने दिखाया अपना दम, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है नेवी की मिसाइल का प्रबल वार, शिप पर हमला कर डुबो दिया। कोरोना महामारी के बदौलत घर लौटे कैदियों की दिवाली अब जेल में ही मनेगी, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की वजह से कैदियों की अंतरिम जमानत के विस्तार पर लगाया विराम। अब पर्यटकों को उत्तर प्रदेश बुलाएंगे 100 साल की उम्र के पेड़, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। कोरोना काल में कुत्ते बिल्लियों की एडवांस बुकिंग, हिन्दुस्तान की यह खबर ध्यान खींचती है। पत्र लिखता है पालतू जानवरों की मांग पहली बार 10 गुना तक पहुंची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में किसान सूर्योदय योजना सहित 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 3 महीने निर्णायक। सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा तय की।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक विश्व आतंकरोधी निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।